الخيل هي. कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, जीने दो जालिम बनाओ ना दीवाना। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। मुझे सहल हो गई मंजिलें, वो हवा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चिराग राह में जल गए। वो लजाए मेरे सवाल पर कि उठा सके ना झुका के सर, उड़ी जुल्फ चेहरे पे इस तरह कि शबों के राज मचल गए। वही बात जो वो ना कह सके, मेरे शेर और नगमा में आ गई। वही लब न मैं जिन्हें छू सका, कदह शराब में ढल गए। वही आसता वही आसता है वही जबी, वही अश्क है वही आसती। आस्था यानी थ्रेशोल्ड, चौखट, और आस्तीन स्लीव। वही आसता है वही जबी, वही अश्क है वही आसती। दिलजार तू भी बदल कहीं कि जहां के तौर बदल गए। तुझे चश्म मस्त पता भी है कि शबाब गर्मी बज़्म है। गर्मी बज़्म यानी वार्मथ ऑफ द असेंबली। तुझे चश्म मस्त पता भी है कि शबाब गर्मी बज़्म है। तुझे चश्म मस्त खबर भी है कि सब आबगीने पिघल गए। आबगीने यानी ग्लासेस। और अब मेरा काम आ गई आखिरश, यही काविशें यही गर्दिशें। काविशें यानी एफर्ट्स। मेरे काम आ गई आखिरश, यही काविशें यही गर्दिशें। बढ़ी इस कदर मेरी मंजिलें कि कदम के खार निकल गए। राह शौक पे अहले वफा का नाम असरारुल हसन खान तखल्लुस मजरू सुल्तानपुरी। शायर और नगमा निगार, गीतकार 1950 और 1960 के दशकों के इंडियन सिनेमा की एक बड़ी हस्ती। साथ ही तरक्की पसंद प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट से जुड़े रहे। एक उर्दू पोइट्री के एवोगार्ड पोएट ऑफ 20th सेंचुरी उर्दू लिटरेचर। फिल्म फेयर बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड मिला इन्हें। हाईएस्ट अवार्ड दादा साहब फल्के अवार्ड भी इनको नवाजा गया। आज उन पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं जनाब राजीव बिश्नोई, संगीत भूषण, और वैसे हमारे प्रोग्राम की मौसीकी और गायकी के जान। खुशामदीद बिश्नोई साहब। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर नदीम हसनैन, फेमस सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड राइटर। वेलकम सर। हमारा प्रोग्राम है पब्लिक कैफे, उर्दू है मेरा नाम सीरीज में आज बात होगी मजरू सुल्तानपुरी पे। शब इंतजार की कश्मकश में न पूछ कैसे सहर हुई कि कभी एक चिराग जला दिया, कभी एक चिराग बुझा दिया। और इससे पहले कि हम मौजूए गुफ्तगू पे आए, एक चिराग जलाने के लिए, समा बनाने के लिए, बिश्नोई साहब उनसे दरखास्त है कि सदाबहार गीत दीवाना मुझसा नहीं हमें सुनाएं और प्रोग्राम का आगाज करें। बिल्कुल, आपके सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। और मैं जो आपका फरमाइशी नगमा है उससे शुरुआत करता हूँ। दीवाना मुझसा नहीं,
इस अंबर के नीचे दीवाना मुझसा नहीं, इस अंबर के नीचे आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। दीवाना मुझसा नहीं, इस अंबर के नीचे आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। दुश्मन को जब से प्यार के काबिल, तब से ये आलम है रास्ता याद न मंजिल। नींद में जैसे चलता है कोई, चलना यूं ही आंखें मीचे। दीवाना मुझसा नहीं, इस अंबर के नीचे आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। बहुत अच्छे विष्णु साहब, बहुत अच्छे। तो प्रोफेसर साहब, इससे पहले मैं कोई खास सवालात शुरू करूं, मजरू साहब की नज्मों और गजलों से उर्दू रूमानी शायरी को एक बुलंदी और एक ताजगी मिली, और ये तो एकदम उनके लिए बिल्कुल मुस्तहिक बात रही कि गमे हयात ने आवारा कर दिया, वरना थी आरजू कि तेरे दर पे सुबह व शाम करें। न मांगू वादाए गुलगू से भीख मस्ती की, अगर तेरे लबे लाली मेरा ये काम करे। वादाए गुलगू यानी रोज टिंटेड वाइन, और फिर वो एक कमिटेड कम्युनिस्ट भी थे। मैं तो जब जानू कि भर दे सागरे हर खास व आम, यूं तो जो आया वही पीर मोगा बनता गया। So he wrote about matters of love and freedom with equal conviction. So इसको नजर में रखते हुए आप अपने ख्यालों से हमें नवाजें प्रोफेसर साहब। मेरा ख्याल है कि हमारे उन सुनने वालों के लिए जो मजरूर साहब की फैमिली और सोशल बैकग्राउंड से वाकिफ नहीं थे, उनके लिए दो चार जुमले कहना बहुत जरूरी हो गया, तभी वो इसको काफी एंजॉय करेंगे। जी। मजरूर साहब खुद अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि वो एक राजपूत मुसलमान हैं और पिछले 7 पीढ़ियों से किसी में उनमें कोई शायरी नहीं की, कोई फाइन आर्ट्स कुछ नहीं, उनके सवाल ही नहीं पैदा होता था। मतलब हम तो लड़ने लड़ाने वाले आदमी थे, लड़ाकू, और जाहिर है कि शादी का कोई मतलब ही नहीं था हमारे यहाँ। वालिद उनके जो थे वो पुलिस में थे, बहुत एंटी ब्रिटिश थे उसके बाद भी, और इसीलिए एंटी इंग्लिश भी बहुत थे। तो उन्होंने तय कर लिया कि वो उनको अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे बिल्कुल किसी हालत में। तो उनको एक मदरसे भेज दिया गया जहाँ से वो अरबी फारसी भी पढ़ा उन्होंने, और इस तरह से उनकी शायरी की जो बुनियाद थी वो पक्की हो गई बिल्कुल, कम से कम जुबान के हिसाब से अरबी और फारसी में। और बड़े मजे की बात यह है कि ये मदरसे को लेकर जो है कि कई हमारे बड़े कम्युनिस्ट शोरा जो है वो मदरसे ही के बैकग्राउंड से आए हैं। अच्छा। कैफी आजमी मिसाल के तौर पर हाँ। लखनऊ के मदरसे पढ़े थे, उसके वहां से रस्टिकेट कर दिए गए, उसके बाद फिर वो अख्तरुल ईमान जैसे तमाम लोग, ये लोग सब मदरसों से आए हैं। बहरहाल, तो एक तो ये बात हो गई, और दूसरी ये कि उनका जो फिल्मों में आना भी बड़ा महज एक इत्तेफाक था। जाहिर है कि वो जिगर साहब उनको लेके इधर उधर जाते थे, जिगर साहब उनके सीनियर थे, और बॉम्बे में एक बार लेके गए, और इस तरह से उनको सुना लोगों ने, और शाहजहां फिल्म से उनकी शुरुआत हुई, जो के.एल. सहगल जो फिल्म के हीरो थे। तो अब ये अगर इस पस मंजर को हम अपने जहन में रखें बिल्कुल, तो जो रोमांस और रेवोल्यूशन, ये दोनों जो चीजें हैं यहाँ पर, ये तो ये जो ज्यादातर जो उर्दू के जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट के शोरा हैं उनमें आप ये देखिएगा कि रोमांस और रेवोल्यूशन साथ साथ चलते हैं।
और इससे मुझे एक बात याद आ रही है, लेनिन ने एक जगह पर लिखा है कि मैं रूमानियत के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं उस मरीज रूमानियत के खिलाफ हूं जो इंसान को एक फर्जी दुनिया में महूक कर देती है और दुनिया के मसाइल से उसको दूर कर देती है। तो आप ये देखेंगे कि जितने भी तरक्की पसंद शायर हैं उर्दू के, उन सब में बड़ी खूबसूरत रूमानियत भी है और इनकलाबियत भी है, दोनों को उन्होंने साथ जोड़ा है इस तरह से। अब एक बड़ी अहम बात जो मजरूह साहब के बारे में, जो उनके शायरी के बारे में है, वो ये है कि उनकी जो शोहरत है वो बुनियादी तौर पर गजल की वजह से है, वो गजल गो की वजह से है। और उसकी खास वजह उसकी ये है कि वो चूंकि तबीयत बड़ी बागी थी उनकी, तो जब उर्दू में जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट जब ये आया तो उसके जो पिलर्स थे उनका ऐसा ख्याल था कि गजल उसके लिए मुनासिब नहीं है। अवामी मसाइल के लिए, दुनिया के मसाइल के लिए गजल का फॉर्मेट और उसका इडियम जो है वो ठीक नहीं है वो। तो आप ये देखेंगे कि ज्यादातर ने नज़में कही हैं, गजलें नहीं कही जी। तो मजरूह साहब ने भी शुरुआत जो नज्म से की थी, लेकिन चूंकि तबीयत बड़ी बाकी थी उनकी, उन्होंने कहा, सोचा कि क्यों नहीं ऐसा हो सकता, हम गजलों से भी वही काम ले सकते हैं और फैज की तरह या दूसरे जमाने के शायरों की तरह उन्होंने भी जो गजल की जो वोकैबुलरी थी, जो उसकी इमेजरी थी, उसमें कोई बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं किया, बल्कि उसको नए माने उसको पहना दिए बिल्कुल। उसको जो उनका जो पॉलिटिकल सिंबॉलिज्म था वो भी बहुत बहुत अहम है। और साथ में वो रोमांटिक पोइट्री जो उनकी थी उसमें भी आप ये देखेंगे कि कहीं कहीं पर तो वो खालिस आपको रोमांटिक पोइट लगेंगे, लेकिन ज्यादातर में आप ये देखेंगे कि उनके जो रोमांस है वो इनकलाब से इस तरह से अमलगमेट हो गया है कि उसको अलग करना बड़ा मुश्किल है। और जैसे आपने जो अशार पढ़े जी, अब देखिए कितने रूमानी भी लगते हैं, लेकिन वो बाद में अगर आप ध्यान से देखें तो कितने पॉलिटिकल अशार भी हैं सब वो जी। यानी जैसे उन्होंने कहा कि वो जो भी आया वो सब पीरे मौका बनता गया, वो मेरे जाम में कोई भरे तो मैं जानूं जी। इस तरह से। इसी के साथ जब आप गीतकार की बात उनकी करते हैं तो मुझे उनका एक इंटरव्यू भी याद आ रहा है। उनसे इस इंटरव्यू में ये पूछा गया था कि आप अपने अलावा किस गीतकार को, किस फिल्म के गीतकार को सबसे बड़ा गीतकार मानते हैं आप अपने अलावा। तो आप उनकी जरा इनकिसारी, उनकी ह्यूमिलिटी देखिए आप। यानी ये वो आदमी जवाब दे रहा है इसमें अगर हम देखें कि अगर आप बहुत अच्छे ज़ौक़ के इंसान हैं अगर आप, और फिल्मी गीतों के भी आप शौकीन हैं, तो अभी देखिएगा कि जो भी अपनी पसंद के आप अगर मान लीजिए 100 गाने निकालें या 50 गाने निकालें तो उसमें आधे मजरूह के होंगे उसमें। वो आदमी ये कह रहा है कि हम लोग तो शायर और कवि हैं, गीतकार तो एक ही हुआ है बस, शैलेंद्र। अच्छा, शैलेंद्र को उन्होंने कहा, गीतकार तो एक ही हुआ है बस, शैलेंद्र। हम लोग तो सब शायर और गीतकार हैं। वो कह रहा है ये आदमी जिसने के कितने लाफानी गीत हम लोग को दिए हैं, जो अक्रॉस द जनरेशंस। आज की जनरेशन में भी आप देखिए जो ये इंडियन आइडल ये सारे जो प्रोग्राम आते हैं उसमें सब पुराने ही गाने गाते हैं, उसमें आधे से ज्यादा तो मजरूह के होते हैं गाने उसमें। अब उनके मैं अपनी बात को थोड़ा आगे बढ़ा के यूं कहूंगा कि पहले तो उनके कुछ रोमांटिक 2-4 मैं शेर सुना होंगे जो आपने भी सुनाए हैं जी। और उनकी लाजवाब लाफानी गजल अभी आपने सुनाई थी, मुझे सहल हो गई मंजिलें, अरे क्या जबरदस्त गजल है वो। क्या बात है जी। के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया कि चिराग राह में जल गए। एक गजल उनकी जो थी, जो बाद में दस्तक फिल्म में भी इस्तेमाल की गई है, राजेंद्र सिंह बेदी ने बनाई थी फिल्म को, जिसमें वो हम हैं मताए कूच और बाजार की तरह, जी जी जी, उड़ती है हर निगाह खरीदार की तरह, वो तो कहीं है और मगर दिल के आसपास फिरती है कोई शय निगाहे यार की तरह। मजरू लिख रहे हैं वो अहले वफा के नाम,
हम भी खड़े हुए हैं गुनाहगार की की तरह। तरह। अब जब वो मिली, जब उनसे नजर, बस रहा था एक जहां, हटी निगाह तो चारों तरफ थे वीराने। अब इस तरह के तमाम रोमांटिक शेर भी आपको मिलेंगे। और वही शायर ये भी कहता है कि जला के मशले जां हम जुनून सिफात चले, अपनी जिंदगी की मशाल जला के मशले जां हम जुनून सिफात चले, जो घर को आग लगाए हमारे साथ चले। वाह वाह। और ये जो अगला शेर है, ये तो मैंने जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा है उर्दू शायरी को, मैंने तो इस तरह का सिंबॉलिज्म और जैसी इमेजरी मैंने नहीं देखी कि सुतूने दार पे रखते चलो सरों के चिराग, यानी जो फांसी का जो तख्ता है पर सुतूने दार पे रखते चलो सरों के चिराग, यानी सरों के चिराग के जो ये जो सिंबॉलिज्म इसमें है, ये शायद पहली बार इस्तेमाल हुआ है। जहां तलक ये सितम की सियाह रात चले। मुझे ये फिक्र कि सबकी प्यास अपनी प्यास है साकी, मुझे ये फिक्र सबकी प्यास अपनी प्यास है साकी, तुझे ये जिद कि खाली है मेरा पैमाना बरसों। या अब खुल के कहूंगा हर गमे दिल, मजरू नहीं वो वक्त के जब अश्कों में सुनाना था मुझको, आहों में गजल खां होना था। या उनका बड़ी मशहूर एक गजल का शेर है कि वो तो लाफानी शेर है कि देख जिंदा से परे रंगे चमन जोश बहार, आउटसाइड द प्रिजन, देख जिंदा से परे रंगे चमन जोश बहार, रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर न देख। वाह वाह वाह। इस तरह के तमाम आशारू हैं। और जाहिर है कि वो उन्होंने बेहतरीन गीत भी लिखे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और बिश्नोई साहब, मेरा ख्याल है कि हम लोग की फरमाइश का एक और अगर गीत सुना दें, और खासतौर से बहुत उम्दा गीत है, हम सबको बहुत पसंद है, तेरी आंखों की सिवा दुनिया में रखा क्या है। जी बिश्नोई साहब। तो खैर बहुत ही बढ़िया गाना है, और इसमें आंखों की तारीफ कैसे की गई है देखिए। तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए, है मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए हो। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं
पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। इनमें मेरे आने वाले ज़माने की तस्वीर है, चाहत के काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है। हो इनमें मेरे आने वाले ज़माने की तस्वीर है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे विश्नोई साहब। हाँ। तो प्रोफेसर साहब से हम लोगों ने मजरू साहब के कमाल के कलाम के बारे में सुना, और फिर आपने दो नगमे उनके सुनाए, इतने खूबसूरत समा बन गया है। तो लगे हाथों विश्नोई साहब आपसे दरखास्त करूंगा कि हुई शाम उनका ख्याल आ गया, अगर ये भी अगर हम लोग को सुना दें। बिल्कुल, वो भी आपको सुनाता हूँ। ये बहुत ही अच्छा सैड सॉन्ग है, मतलब मुझे लगता है कि इससे अच्छा सैड सॉन्ग बना नहीं जी। ये मजरूर साहब की भी तारीफ़ है, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की म्यूज़िक की भी तारीफ़ है, और रफ़ी साहब की गायकी की भी है, जी और धर्मेंद्र की अदायगी भी की भी है। सभी चीज़ें हैं इसमें। जी जी जी। लीजिए मैं पेश करता हूँ आपके साथ। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। अभी तक तो होठों पे था
तबस्सुम का एक सिलसिला, बहुत शादमां थे हम उनको भुला कर, अचानक ये क्या हो गया। ये चेहरे पे रंगे मलाला गया, कि चेहरे पे रंगे मलाला गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। बहुत अच्छा, आवाज। शुक्रिया सर। बहुत अच्छे विश्वनाथ साहब। So, प्रोफेसर साहब, लेट मी फॉरवर्ड अ वेरी सिंपल क्वेश्चन टू यू। आपने बताया कि अगर एवरग्रीन नगमे ले लिए जाएं तो उसमें आधे आज भी लोग मजरू साहब के ही लेके आते हैं। तो आपकी नजर में आपसे पूछना चाहेंगे, मुख्तसर अगर आप बताएं कि आपको मजरू साहब इतने पसंद क्यों हैं, और ऐसा क्या खास उनमें था जो शायद और नगमा निगारों में मुश्किल से मिलता है। बहैसियत शायर भी और बहैसियत फिल्मी गीतकार भी, दोनों। जी। बहैसियत शायर तो मुझे वो इसलिए भी बहुत पसंद है, 2 वजह से। एक तो मैं उनके साथ अपनी आइडियोलॉजिकल एफिनिटी महसूस करता हूँ, ये जो अच्छा। नजरियाती हमआहंगी है वो है मेरी जी उनके साथ। जी जी। और लेकिन वो आइडियोलॉजिकल एफिनिटी बहुतों के साथ हो सकती है, लेकिन वो पोस्टर या नारेबाजी वाले शायर नहीं थे। एक आध गीत उन्होंने जरूर इस तरह के कहे हैं, और जिसकी वजह से, एक की वजह से तो जेल भी चले गए थे, मार ले साथी जाने न पाए। ये उसके ऊपर वो और जो सेकेंड कांग्रेस हुई थी कम्युनिस्ट पार्टी की 1949 में, 48-49 में, उसमें बरलाश साहनी के साथ वो भी गिरफ्तार हुए थे, 2 साल जेल में भी रहे। उनसे कहा गया माफी मांगे, और उन्होंने माफी मांगने से इनकार किया, जेल में भी रहे। तो एक तो उनका जो ये बागियाना जो है वो तेवर और अनकम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। और दूसरा ये कि चूंकि मैं पूरे तरक्की पसंद जो पूरी तहरीक है उर्दू और हिंदी शायरी में, दोनों में, उनके ज्यादातर शायरों को मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो जी। और मजरू चूंकि बहुत मशहूर शायर थे उस पूरी तहरीक के, इसलिए मुझे बहुत पसंद है मुझे वो। और उनकी शायरी, जैसे आपको याद होगा पिछली बार जब हम लोग फैज के बारे में बात कर रहे थे, जो म्यूजिकलिटी है उसमें, जो लिरिकल कितना है उनका, जब आप पढ़ें तो लगता है कि जैसे कोई म्यूजिक हो रही है, जैसे कोई। इस वजह से। तो सर आपके पास अभी फिर आएंगे, एक और सवाल है आपके लिए, लेकिन उससे पहले विश्नोई साहब, अब हम लोग तो फरमाइश कर चुके हैं, अब आपसे दरखास्त करेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई नगमा अगर सुनाए हमारे नाजरीन को। ये तो एक थोड़ा सा साहब का बदलाव करते हुए थोड़ा एक चलता हुआ गाना सुनाते हैं, जैसा कि अभी नदीम साहब कह रहे थे कि उन्होंने हर तरह के गाने लिखे, तो ये थोड़ा चलता हुआ गाना है, लेकिन ओपी नैयर साहब का धुन है और बहुत बढ़िया, पसंद आएगा मैं समझता हूँ आपको। मैं पेश करता हूँ।
हमदम मेरे मान भी जाओ, कहना मेरे प्यार का अरे हल्का हल्का, सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का, अरे हमदम मेरे मान भी जाओ, कहना मेरे प्यार का अरे हल्का हल्का, सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का, अरे हमदम मेरे। प्यार मोहब्बत की हवा पहले चलती है, फिर एक लट इनकार की रुख पे ढलती है। होए प्यार मोहब्बत की हवा पहले चलती है, फिर एक लट इनकार की रुख पे ढलती है। ये सच है कम से कम तो ऐ मेरे सनम, लटे चेहरे से सरकाओ तमन्ना आँखें मलती है। होए हमदम मेरे मान भी जाओ, कहना मेरे प्यार का अरे हल्का हल्का, सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का, अरे हमदम मेरे। वाह बहुत और जितना शौक गीत है और उसी तरह से आपने गाया भी उतनी शौक के साथ। ये अगर उस तरह से ना गाएं तो फिर बेकार लगेगा। अच्छा प्रोफेसर साहब, तो एक थोड़ा टेढ़ा सवाल है लेकिन फिर भी आपके पास आता हूँ कि कई ये आलिम लोग साहिर लुधियानवी के बाबत ये नजरिया रखते हैं कि और तबसरा भी करते हैं कि उनकी शायरी हो या नगमा निगारी हो या शख्सियत हो, वो हमेशा साहिर ही रहे, ये कहना चाहते हैं लोग अक्सर। पर मजरू साहब या और बहुत से शायर के दो रूप मिल जाएंगे, एक शायर और एक लिरिसिस्ट। अब ये कोई तनकीद की बात नहीं है, लेकिन आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, ये थोड़ा हम लोग को समझाइए। मैं कुछ हद तक इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, इस बात से, और शायद उसकी वजह ये भी हो सकती है कि अगर आप देखें तो साहिर के जितने बहुत पॉपुलर जो फिल्मी गीत थे वो उनकी शायरी में पहले आ चुके थे और उन्होंने उसको बाद में थोड़ा सा तरमीम करके उसको इस्तेमाल किया। जैसे प्यासा के गीत आप देखिए, जिन्हें नाज़ें हिंद पर वो कहाँ हैं। अब ये नज़्म बहुत पुरानी उनकी थी, पहले की थी, सिना खाने तकदीस मशरिक कहाँ है, यानी जो ईस्ट की तारीफ करने वाले तमाम लोग जो उसके सिना खान हैं। अब उसको उन्होंने सिंप्लीफाई करके उन्होंने उसी बात को यूं कहा। अब वो नज़्म पुरानी है उनकी, ढेरों इसी तरह से कभी कभी के जो उनके गीत हैं वो उनकी पुरानी गजल है उनकी। तो एक वजह यह भी है कि जो हमको जो लोग कहते हैं कि साहिर साहब साहिर ही लगते हैं, तो एक वजह यह भी है कि वो पहले की जो उनकी थी बहुत, मैं समझता हूँ कि एक 25-30% जो उनके गीत हैं वो किसी न किसी रंग में उनकी पहली नज़मों या गजलों में आ चुके थे, जिसमें या तो उन्होंने एज इट इज या थोड़ी सी तरमीम करके उन्होंने उसको गीतों में ढाला। मजरू के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं था। मजरू साहब की शायरी बिल्कुल अलग थी और उनके जो गीत थे वो बिल्कुल अलग थे। यानी मुझे नजर नहीं आता कि कभी ऐसा कुछ हुआ हो, मेरी याददाश्त में नहीं आ रहा है ये कि मजरू साहब ने पहले से कोई गजल कही हो बाद में लाई हो, सिवा एक फिल्म के जो दस्तक उनकी फिल्म थी। चूंकि राजेंद्र सिंह बेदी उनके साथ उर्दू की तरक्की पसंद तहरीक में थे और वही उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे और उन्हीं का इसरार था। ये मैंने उनके इंटरव्यू में भी मैंने सुना उनसे, बेदी साहब से, कि ये उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरी जिद थी कि वो गजल डाली जाए, हम हैं मताए कूचो बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। उनका नाम भी उसमें परमिट किया गया। हाँ, उसका नाम भी था जी, मजरू लिख रहे हैं वफा का नाम
ये। तो इसके अलावा अगर आप देखें तो मजरूर ने अपनी किसी पुरानी गजल का या एक और सिर्फ मुझे याद आती है चीजें जिसमें उन्होंने कुछ शेर जरूर लिए हैं उसके, जैसे पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। एक नजर एक फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन और जया भादरी की, अब उसमें पहला मिसरा तो मीर की गजल का है वो, कि जाने न जाने गुली न जाने बाग तो सारा जाने, इस तरह से। तो मजरूर साहब ने गीत बिल्कुल अलग थे उनके, लेकिन उनके गीतों में भी अगर आप देखें, जैसे अभी बिश्नोई साहब ने जो गीत सुनाए, देखिए उनमें भी कितनी शेरियत है, कितनी ज्यादा, बड़े अदबी और बड़े शेरी गीत है उनके। तो वो अब वैसा नहीं कि वो गीत बहुत चालू किस्म का कहते हैं, वो गीत में भी, और वो उसमें भी कंप्रोमाइज नहीं करते ज्यादा वो। अभी हाल में उनके इंतकाल की कुछ ही दिन पहले का एक इंटरव्यू में देख रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि उनसे बहुत बार इशारा किया प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कि आप ये गीत उस तरह के लिख दीजिए जो डबल मीनिंग के होते हैं और जुमानियत वाले और चीप किस्म के। तो उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा मैंने फिल्में छोड़ दी वो इस तरह की, मैं नहीं लिखूंगा इस तरह की। तो इस वजह से भी है। और दूसरी बात ये कि उनकी जो इमेजरी है, मैंने देखा कि वो भाई बाकी शायरों से बहुत मुख्तलिफ है वो, इसलिए भी वो मजरू जो है वो फिल्मों में मजरू एग्जैक्टली नहीं लगते हैं। आपने कुछ अशार तो शुरू में सुनाए, अगर कोई उनका कलाम याद आ रहा हो आपको, आप सुनाना चाहेंगे कोई मजरू साहब का? बिल्कुल भैया, उनकी एक बहुत ही उनके मैंने उसको सामने अपने रख लिया है उसको, कि अगर आप ये कहेंगे तो मैं पहले से तैयार रहूंगा उसके लिए। जी। और मेरी जो सबसे पसंदीदा जो मेरी गजल, उनकी गजल जो है मुझे लगती है जी, और लाजवाब गजल है, मैं बल्कि मेरे जैसा जो उर्दू पोइट्री का जो कॉनसियर हैं, जो शौकीन लोग हैं, उनका ऐसा मानना है कि उर्दू की अगर कोई 10 ऑल टाइम ग्रेट गजलें अगर हम छाटेंगे, यानी क्लासिकल शोरा को छोड़ के, गालिब जमीर को छोड़ के, तो उसमें जरूर आएगी ये। और इसको यूट्यूब के ऊपर अगर आपने शायद सुना हो उसको, और जो खुद पढ़ते हैं, कई उनके वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर जिसमें वो गजल खुद पढ़ रहे हैं और किस तरह से पढ़ाया उन्होंने उसको। हमको जुनू क्या सिखलाते हो, हम थे परेशान तुमसे ज्यादा, क्या किए हैं हमने अजीजों, चार गरीबा तुमसे ज्यादा, चा के जिगर मोहताज जुनू है, आज तो दामन सिर्फ लहू है। वाह। चा के जिगर मोहताज जुनू है, आज तो दामन सिर्फ लहू है, एक मौसम था हमको रहा है, शौक बहारा तुमसे ज्यादा। और ये शेर देखिए इसका, कि जाओ तुम अपने बाम की खातिर, सारी लवे शमों की कतर लो। वाह। अगर चिराग ही चाहते हो अपने घर का, जाओ तुम अपने बाम की खातिर, सारी लवे शमों की कतर लो, जख्म के मेहरो माह सलामत, जश्न चिरागा तुमसे ज्यादा। अब ये इमेजरी देखिए आप, वो जख्म जो है वो चांद और सूरज की तरह से चमकेंगे मेरे जख्म, तो तुम सारी शमें उठा के ले जाओ, मुझे इसकी परवाह नहीं है। जी। जाओ तुम अपने बाम की खातिर, सारी लवे शमों की कतर लो, जख्म के मेरो माँ सलामत, जश्न चिरागा तुमसे ज्यादा। हम ही हमेशा कत्ल हुए और तुमने भी देखा दूर से, लेकिन हम ही हमेशा कत्ल हुए और तुमने ही देखा दूर से, लेकिन ये न समझना हमको हुआ है जान का नुकसान तुमसे ज्यादा। मतलब ये मत समझना तुम ज्यादा नुकसान में रहे हो, लेकिन हमने तो खाली अपनी जान हारी है, लेकिन तुमने अपना जमीर, अपनी शख्सियत, अपना सब कुछ हारा है। हम कत्ल होते रहे, तुम देखते रहे बिल्कुल। तो हम ही हमेशा कत्ल हुए और तुमने ही देखा दूर से, लेकिन ये न समझना हमको हुआ है जान का नुकसान तुमसे ज्यादा। मेरी फेवरेट गजल है ये। बहुत अच्छा। और इसको और यूट्यूब पे, जैसा आपने कहा, मैंने सुनी नहीं है, यूट्यूब पे जाके उनके खुद पढ़ते हुए, तो ये तो बहुत उम्दा पढ़ते हैं इस गजल को, वो कई वीडियोस हैं उनके इससे। जी जाए। तो अब हम लोग अपने प्रोग्राम की इंतहा की तरफ मुखातिब हैं, लेकिन उससे पहले मैं मेरे लिए ये एक गाना जो आपको सुनाने के लिए बोलूंगा बिश्नोई साहब। मुझे शुरू में पता भी नहीं था कि ये मजरू
सुल्तानपुरी ने लिखी है, मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे लिए तो एवरग्रीन है, और वो है ओ मेरे दिल के चैन। ये अगर आप क्या सुनाएं। बात है, क्या बात है। ये तो राजेश खन्ना के दौर में लिखी गई थी उनके लिए, जी किशोर जी कुमार ने जी गाया था। जी। ज़रूर पेश करूंगा आपके सामने। जो म्यूजिकलिटी की बात की अभी प्रोफेसर साहब ने, इससे अच्छी कहानी। बहुत अच्छा, और उसकी लिरिक्स भी अच्छी, मतलब अभी वर्ड्स भी अच्छे हैं, और धुन तो खैर आर डी बर्मन ने बढ़िया बनाई है। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जान जहां शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे नाहें भरा कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आपका आपका नाम मेरा तराना और नहीं, इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं। जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। बहुत खूब बिश्नोई साहब, शुक्रिया शुक्रिया। तो प्रोफेसर साहब और बिश्नोई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम से आज जुड़े, और उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह इनायत बनी रहेगी आपकी। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। और दहर में मजरू कोई जावेदा मजमू कहा, दहर यानी वर्ल्ड इरा, मजमू जावेदा मजमू इटर्नल टॉपिक ऑब्जेक्टिव। दहर में मजरू कोई जावेदा मजमू कहा, मैं जिसे छूता गया वो जावेदा बनता गया। वाह भाई वाह, क्या कहना, वाह। बहुत फिटिंग। तो नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी ये पेशकश मजरू साहब की दास्तान और शायरी पे पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, इजाजत लेते हैं, अगले मंगलवार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।
कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे आँख तुम्हीं से